अगर इस देश में अदालतें न होती और इन अदालतों में न्याय न मिलता तो सोचिए इस देश की सरकारें और उनकी पुलिस इंसाफ का क्या हाल कर देते, क्या हश्र करते। कोलकाता में जिस 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई और बदलापुर में जिन 4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण हुआ, इन दोनों ही मामलों में सरकारों और उनकी पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ न्याय नहीं किया। जिन राज्य सरकारों को इस देश के लोगों ने अपना वोट देकर चुना और यह सोचा था कि ये सरकारें उनके साथ इंसाफ करेंगी, उनके लिए काम करेंगी, उनके जीवन को सरल बनाएंगी, उन्हीं सरकारों ने इस जनता को इंसाफ के लिए भिखारी बना दिया और इन लोगों को एक एफआईआर के लिए भी दर दर के धक्के खाने पड़े, एक भिखारी की तरह इंसाफ मांगना पड़ा। और जब दर दर भटकने पर भी इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला और इन लोगों ने आंदोलन किया तो पुलिस ने उन्हें इंसाफ मांगने के जुर्म में एक अपराधी की तरह जेल में डाल दिया। यह सब कुछ उन राज्य सरकारों ने किया जिन्हें इस देश के लोगों ने अपना वोट दिया था। लेकिन जिन अदालतों और जजों को आपने अपने वोट से नहीं चुना, ये चुनाव लड़कर यहां तक नहीं आए हैं, वही अदालतें और जज आज इस देश के लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। यही अदालतें अब इंसाफ की आखिरी उम्मीद बन गई हैं। यह वादा नेताओं को निभाना चाहिए था, यह वादा राज्य सरकारों के प्रशासन को निभाना चाहिए था, सरकारी अफसरों को, पुलिस को निभाना चाहिए था। आज अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इस देश के लोगों को कभी यह पता ना चलता कि कोलकाता की घटना में पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था और पुलिस अपने आप को बचा ले जाती, अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल देती। घटनास्थल पर सबूतों को मिटाने से लेकर अंतिम संस्कार तक, पीड़ित परिवार को एफआईआर के लिए इंतजार कराने तक कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच इस तरह से की जैसे वो इस महिला डॉक्टर को नहीं बल्कि उसका बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को न्याय दिलाने का काम कर रही है। इसी तरह अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ना होता तो बदलापुर की घटना में उन 2 मासूम बच्चियों को कभी इंसाफ ना मिलता, जिन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस ने 12 घंटों तक पुलिस स्टेशन में अपराधियों की तरह बैठा कर रखा, भिखारियों की तरह दर दर भटकाया और बाद में इंसाफ के लिए आंदोलन करने पर 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हाईकोर्ट ने आज कहा कि ऐसा क्यों है कि जब तक लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, तब तक सरकारें उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास भी नहीं करती। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस मामले में स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि क्या अब इस देश में इंसाफ पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे, क्या तब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? यानी इन दोनों ही मामलों में, कोलकाता और बदलापुर, इन दोनों मामलों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारें उन्हें इंसाफ दिलाने में फेल हो गईं और सरकारों ने और पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन अदालतों ने इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर अपने कर्तव्य को समझा और इस देश के जनप्रतिनिधियों का वो कड़वा सच उन्हें बताया जिसमें आम जनता उनके लिए HVM यानी ह्यूमन वोटिंग मशीन बनकर रह जाती है और उसे सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए हमने आपके लिए नया शब्द आज खोजा है। ईवीएम तो आपने बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पूरी दुनिया ये मानती है कि चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन ईवीएम से बड़ा है HVM, ह्यूमन वोटिंग मशीन। और हमारे देश के नेता और सरकारें ये चाहती हैं कि इस देश के 100 करोड़ वोटर असल में एक वोटिंग मशीन बनकर रह जाए। 5 साल में एक बार वोट डालिए और वोट डालने के बाद आपका काम समाप्त। इसके बाद कभी भी कुछ मांगने के लिए किसी पुलिस स्टेशन मत जाइए, किसी सरकारी दफ्तर मत जाइए, कोई आंदोलन मत करिए। और आपको इंसाफ भीख में मिला तो ठीक है, लेकिन आप इसे अपने अधिकार की तरह मांग नहीं सकते। ये सारी व्यवस्था आपको कहती है चुपचाप जुल्म को सहते रहिए। सोचिए, जब हम गुलाम थे तो आजादी के लिए हमारे देश की जनता आंदोलन करती थी, लेकिन अब आजाद देश में जनता को अपने ही अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अब तो अंग्रेज भाग चुके, अब हमारे ही देश के जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं, जिन्हें हम ही ने चुना है, उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है।
और उन राज्य सरकारों से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ रही है जिन सरकारों को उन राज्य के आम लोगों ने अपने वोट से ही चुना है। इन सरकारों के, इन पार्टियों के नेता दर दर भटकते हुए वोटरों के घर जाते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और कहते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, हमें वोट दीजिए। और वोट पाते ही, चुनाव जीतते ही कैसी सेवा करते हैं आपने देख लिया। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तारीफ भी करनी चाहिए, जिन्होंने इस देश के लोगों में न्याय की इस उम्मीद को जिंदा रखा है। चाहे कोलकाता की घटना हो, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो या चुनावी बॉन्ड्स का मामला हो, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इन मामलों में इंसाफ करके ऐसे क्रांतिकारी फैसले सुनाए हैं जो इस देश के लिए मिसाल भी हैं और जो इतनी नाइंसाफी के बाद भी इस देश के आम लोगों में न्याय की उम्मीद को जिंदा रख रहे हैं। और कोलकाता के मामले में भी उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और अब वो एक बहुत ही सख्त सुनवाई कोलकाता के मामले की अपनी अदालत में कर रहे हैं। और आज हमारी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अगर अदालतें इस देश के आम लोगों के साथ खड़ी हो सकती हैं, इस देश के लोगों के न्याय के लिए लड़ सकती हैं, तो इस देश के नेता लोगों से वोट लेकर भी जनता के साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देते। ये काम तो सबसे पहले इन नेताओं का था, यही तो कहते थे कि हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आज वो सारा काम अदालतों को करना पड़ रहा है। बहुत सारे नेता व्यंग में कई बार ये कहते हैं कि आजकल तो अदालतें देश चला रही हैं, सुप्रीम कोर्ट देश चला रहा है, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे तो फिर अदालतें ही इस देश को चलाएंगी। इस देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें पहला स्तंभ न्यायपालिका का है, दूसरा विधायिका का है और तीसरा कार्यपालिका का है। और इन दोनों ही मामलों में, कोलकाता और बदलापुर के मामले में, विधायिका और कार्यपालिका फेल हो गए और सिर्फ न्यायपालिका ही लोगों को इंसाफ दिला रही है। देखिए, न्यायपालिका लोगों की आखिरी उम्मीद बनकर आई है, कार्यपालिका नहीं आई, विधायिका नहीं आई। कार्यपालिका में पुलिस भी आती है, प्रशासन आता है, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं वो आते हैं, खाकी वर्दी वाले आते हैं। विधायिका में कौन आता है? जिन जनप्रतिनिधियों को आप वोट देकर चुनते हैं वो यहां आते हैं। अब आप ये देखिए कि आज CBI ने कोलकाता पुलिस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कौन से 5 बड़े खुलासे किए हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें पहला और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस मामले में घटनास्थल के साथ, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है और क्राइम सीन को नुकसान पहुंचाया गया है। जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हुई है। अब सोचिए, सबूतों को कौन नष्ट करना चाहता है? दूसरा, पुलिस ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी तब की जब डॉक्टरों ने पुलिस पर बहुत दबाव बना दिया और इससे ऐसा लगता है कि पुलिस ने इस मामले में अपना काम ठीक से नहीं किया और वो क्राइम सीन की वीडियोग्राफी नहीं करना चाहती थी। तीसरा, यह आशंका भी है कि इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई और अस्पताल प्रशासन ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। अस्पताल प्रशासन को सुबह 5:20 पर यह पता चल गया था कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली है, लेकिन इसके बावजूद उस महिला डॉक्टर के माता पिता को इस घटना की जानकारी बहुत देर से दी गई। चौथा, इस घटना में पहली FIR रात को 11:45 पर दर्ज हुई, जब पीड़िता का अंतिम संस्कार हो चुका था। यानी जानकारी मिलने के 18 घंटे के बाद यह FIR दर्ज हुई। सोचिए, पुलिस 18 घंटे तक क्या करती रही। एक लाश मिलती है महिला डॉक्टर की, जिसमें वो अर्धनग्न है, चोट के जबरदस्त निशान है, उसकी हत्या हुई है, साफ दिखाई दे रहा है, आंखों से खून निकल रहा है, और उसके बाद भी 18 घंटे लग गए पुलिस को FIR दर्ज करने में। और CBI ने 5वीं बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को यह बताई कि उसे इस मामले की जांच पूरे 5 दिन के बाद सौंपी गई और तब तक इस मामले की जांच पहले ही प्रभावित हो चुकी थी, सबूतों के साथ समझौता हो चुका था। इससे यह पता चलता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस ने ईमानदारी से जांच नहीं की और जिस क्राइम सीन को पुलिस को सुरक्षित रखना चाहिए था, उसे भी नुकसान पहुंचा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस घटना का स्वतः संज्ञान न लेते तो ये सारी बातें शायद आपको कभी पता ही नहीं चलती और हम भी ये बात आपको शायद इस तरह ना बता रहे होते और कभी किसी को यह पता नहीं चलता कि कोलकाता पुलिस की जांच शुरुआत से ही संदिग्ध थी, कॉम्प्रोमाइज्ड थी और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा इसकी सुनवाई के दौरान कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा जब किसी घटना की जांच में इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हुई हो और इसे एक चौंकाने वाला मामला उन्होंने बताया है। यह तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है रेप्स के मामले में। वो चिट्ठी मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है और मेरे पास भी है ये चिट्ठी। और 22 अगस्त 2024 को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें वो ये कहती हैं कि हमारे देश में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज 90 बलात्कार पूरे देश में होते हैं, जो कि बहुत चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर कोई कदम उठाना चाहिए। फिर उन्होंने मांग की है कि मैं चाहती हूं कि इसके बारे में केंद्र सरकार एक सख्त कानून बनाए जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। दूसरा उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि रेप के मामलों की सुनवाई करने के लिए अलग से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि रेप के मामलों में अधिकतम 15 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी होने के बाद इंसाफ हो जाना चाहिए, 15 दिन में। और इसी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि आज देश में हर दिन 90 बलात्कार हो रहे हैं जिससे समाज और देश का भरोसा टूट रहा है, ऐसा उनका कहना है। आपको महाराष्ट्र के बदलापुर लेकर चलते हैं जहां पुलिस ने 40 लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ये लोग 2 मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और पुलिस से नाराज थे क्योंकि पुलिस ने उनकी FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था। ये देखिए अपराधियों की तरह पुलिस इन्हें पकड़कर लेकर जा रही है। यही वो लोग हैं जो इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि 2-4 साल की बच्चियों का यौन शोषण उनके स्कूल में हुआ और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। लेकिन अब इस मामले में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूछा कि पुलिस का काम इंसाफ दिलाना है या इंसाफ की मांग करने वाले लोगों को दबाना है। अदालत ने कहा कि सरकार और पुलिस के होते हुए भी लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है और अगर देश में 4 साल की बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा तो यह कितनी चिंताजनक बात है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का मतलब ही क्या है। और महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ जानकारी छिपाने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज क्यों नहीं किया, ये सख्त सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा। अदालत ने इस मामले की केस डायरी और FIR की कॉपी भी पुलिस से मांगी और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। इससे आप समझ सकते हैं कि कोलकाता की तरह बदलापुर की घटना में भी अब राज्य सरकार और उसकी पुलिस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नहीं हुई। तब अदालत और जजों ने इस मामले में न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा और इस मामले में भी जरा सोचिए अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ना होता तो क्या होता। महाराष्ट्र पुलिस की इस मनमानी पर, FIR दर्ज न करने के इस फैसले पर आखिर कौन सवाल उठाता, कौन उस पर लगाम लगाता। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएंगे और कीव का यह दौरा वो ट्रेन से करने वाले हैं और ट्रेन का यह सफर 10 घंटे का सफर होगा। यानी पोलैंड से कीव जब वो जाएंगे ट्रेन में तो ट्रेन का यह सफर 10 घंटे का होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सिर्फ 7 घंटे कीव में रहेंगे और वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले आज पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की द्विपक्षीय बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर कहा कि यह संघर्ष हमारे लिए चिंता का विषय है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता।